नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। चलिए न्यूज ब्लास्ट की ओर रुख करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैराथन दौरा चल रहा है। चुनाव घोषणा से पहले पीएम लगातार राज्यों के दौरे पर हैं। 10 दिनों में 12 राज्यों का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान 29 कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे पीएम। आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस दौरान तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान व दिल्ली का भी दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी के कल से शुरू हुए दौरे लगातार 13 मार्च तक जारी रहेंगे। दरअसल 13 मार्च तक ये दौरे ऐसे ही मैराथन रूप से चलते रहेंगे। परियोजनाओं का शुभारंभ, साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज की तस्वीरें भी आपने आपको दिखाई थी जब पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो की भी सौगात दी गई। वो भी खास तस्वीरें। और इसी तरह से 13 तारीख तक इसी तरह से दौरे राज्यों के चलते रहेंगे। वहीं राजस्थान के मुखिया भजनलाल शर्मा आज एक खास बैठक लेने जा रहे हैं। नगरीय विकास विभाग की आज बैठक लेंगे। दरअसल नगरीय विकास विभाग की आज पहली समीक्षा बैठक है। मुख्यमंत्री कार्यालय में आज शाम 4 बजे बैठक होगी और इस बैठक में यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा, मुख्य सचिव सुधांश पंत, एसीएस श्वेता अखिल अरोड़ा, प्रमुख सचिव यूडीएच टी रविकांत, जेडीसी मंजू राजपाल, आवासन आयुक्त इंद्रजीत सिंह, जयपुर मेट्रो के प्रबंध निदेशक पी रमेश, मुख्य नगर नियोजक संदीप दंडवते, नगरीय विकास विभाग की उप सचिव सीमा शर्मा भाग लेंगे। तो अपने आप में बेहद खास बैठक। और हो सकता है कि जो पिछले कार्यकाल में कुछ योजनाएं, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे ही जो कि पेंडिंग पड़ी हैं लेकिन उनकी समय सीमा भी निकल चुकी है, ऐसे में तमाम इस तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर आज राय मशविरा होगी, फीडबैक लिया जाएगा और उस पर आगे की कवायद भी शुरू कर दी जाएगी। चलिए अब आपको ये जानकारी देंगे कि महाराष्ट्र में अमित शाह ने संभाली कमान। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को रूप देने का काम जारी है और लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में एनडीए में मंथन भी जारी है। भाजपा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना अजीत पवार के एनसीपी में लगातार बातचीत हो रही है और कल देर रात तक अमित शाह ने नेताओं के साथ बैठक भी की। भाजपा नेता डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की मौजूदगी में चर्चा 50 मिनट तक चली। 50 मिनट तक अमित शाह और मुख्यमंत्री शिंदे के बीच चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही सीट बंटवारे में सफलता मिल सकती है और ये इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राजनीति में कहे जाने वाले चाणक्य वहां मौजूद है। अमित शाह ने अपनी कमान संभाल रही है और ये कहा जा रहा है कि जो सीट बंटवारे को लेकर फिलहाल मसौदा तैयार किया जा रहा है उसमें सफलता मिलने वाली है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बड़ी बहन विमला देवी का निधन हो गया है। कल 98 वर्ष की उम्र में जोधपुर में उन्होंने अंतिम सांस ली। पिछले कुछ समय से विमला देवी जी बीमार चल रही थी। बड़ी बहन के निधन पर बेहद भावुक नजर आए अशोक गहलोत। उस भावुकता के साथ अशोक गहलोत ने कहा, बड़ी बहन विमला देवी का हमारे बीच से जाना मेरे लिए हमेशा के लिए एक रिक्त स्थान छोड़ गया जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकेगा। रक्षाबंधन और भाई दूज पर गहलोत राखी बंधवाने के लिए हमेशा जोधपुर जाते रहे। कोई भी चुनाव लड़ने से पहले या फिर कोई बड़ा काम होता था, हमेशा अपनी बड़ी बहन के पास पहुंचते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे। लेकिन ये वाकई में बेहद भावुक पल है पूरे परिवार के लिए। शोक की घड़ी है, दुख की घड़ी है जिसमें हर कोई आज उनके साथ खड़ा नजर आ रहा है। चलिए खास जानकारी आप तक पहुंचाएंगे कि अब डमी कैंडिडेट्स की खैर नहीं है क्योंकि भजनलाल सरकार डमी कैंडिडेट्स का इलाज भी करेगी। डीओआईटी और सीफेस ने मिलकर ऑथेंटिकेशन ऐप तैयार किया है। दरअसल ऑथेंटिकेशन ऐप तैयार करने से आसानी से परीक्षा केंद्र पर फर्जी या फिर डमी अभ्यर्थी को ऐप पकड़ पाएगा। आरपीएससी कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षा में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब तक परीक्षा में डमी अभ्यर्थियों को पकड़ने का फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है, लेकिन अब यह एप्लीकेशन चेहरा, आंखों की पुतलियां, ये सब भी मैच कर पाएगा जो कि सबसे मुश्किल होता है। यूआईडीएआई के डेटा से जुड़ा है ये ऐप। तुरंत ही परीक्षार्थी की जांच हो पाएगी और अब अगर कोई डमी कैंडिडेट परीक्षा देता पाया गया और इस एप्लीकेशन से
उसकी पहचान हो गई तो फिर उस डमी कैंडिडेट की खैर नहीं है। जयपुर हेरिटेज नगर निगम साधारण सभा आज होने जा रही है और 7 बिंदु बनाए गए हैं। दरअसल ये 7 महत्वपूर्ण बिंदु एजेंडों के तहत होंगे। तो 7 एजेंडों को लेकर एक बोर्ड बैठक होने जा रही है। साधारण सभा की इस बैठक में हंगामा होना भी तय माना जा रहा है और ये इसलिए भी क्योंकि अभी तक हेरिटेज निगम में एक बार ही बोर्ड बैठक हुई है। बोर्ड बैठक को लेकर हेरिटेज निगम ने तैयारियां तो पूरी कर ली है क्योंकि साधारण सभा में जनता से जुड़े एजेंडे होते हैं, लेकिन आरोप ये लगता रहा है कि साधारण सभा में जनता से जुड़े हुए एजेंडे ही नहीं हैं। पहले से ये विवादों में है। साधारण सभा में मेयर की ओर से रखे गए हैं 7 बिंदु एजेंडे के जरिए। पार्षदों ने आरोप भी लगाया कि एक भी बिंदु जनता से जुड़ा हुआ नहीं है और इसके विरोध में पहली बार कांग्रेस के पार्षद भाजपा के साथ खड़े नजर आए हैं। और साथ में सबसे महत्वपूर्ण ये भी कि जो बैठक 1 साल में होनी चाहिए कम से कम 6 बार, वो 3 साल में दूसरी बार होने जा रही है। इसलिए विवादों में घिरी हुई ये आज की बैठक रह सकती है। इंतजार उसके होने का, उसके संपन्न होने का और फिर उसके बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया पार्षदों की निकल कर आएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। विश्व पर्यावरण के लिए मायने रखते हैं 2024 के चुनाव। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस साल दुनिया के 5 सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जक देशों में मतदान होने जा रहा है, जैसे कि अमेरिका, भारत, इंडोनेशिया, रूस और यूरोपीय संघ। दरअसल अमेरिका, भारत, इंडोनेशिया, रूस और यूरोपीय संघ शामिल हैं बड़े कार्बन उत्सर्जक देशों में और यही मतदान होना है। और इन 5 देशों में दुनिया की 1/3 आबादी निवास करती है। सदी के अंत तक औसत तापमान में हो सकती है 2.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि। हालांकि पेरिस समझौते में इसको 1.5 डिग्री तक सीमित करने का फैसला लिया गया था। अब इस पर कितनी गंभीरता से काम होता है ये तो सरकारों पर ही निर्भर करेगा, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण ये 5 देश जिसका पर्यावरण पर भी असर पड़ता नजर आएगा। एक सवाल खड़ा हो रहा है इन चुनावों के बीच कि बसपा कहां पिछड़ रही है मायावती की। बसपा तैयार की गई सुप्रीमो मायावती राष्ट्रीय दल होने के बावजूद बसपा का निराशाजनक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अलावा किसी भी राज्य में उसने सीट जीत नहीं और कोई सीट ऐसी नहीं जीती। तो 26 राज्यों में चुनाव लड़ा, आधा राज्यों में 1% वोट भी नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 19.26% मतदाताओं ने 10 सांसद चुने थे। 1984 में बनी बसपा के इतिहास में पार्टी के अब तक का सिर्फ 4 राज्यों में ही सांसद रहे हैं। वैसे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, मध्य प्रदेश और हरियाणा सिर्फ यही वो राज्य हैं जहां उन्होंने सीटें जीती हैं। वहीं वर्तमान में बसपा की हालत से राजनीतिक प्रेक्षक भी हैरान हैं क्योंकि सांसदों के अलावा विधायकों के लिए भी बसपा तरसती नजर आ रही है। अब दूसरे राज्यों में पार्टी की सेहत सुधारने के लिए भतीजे आकाश को जिम्मेदारी भी मायावती सौंप सकती है। ऐसे में आने वाले चुनाव बसपा कैसे प्रदर्शन करती है इस पर नजरें। वैसे कुल मिलाकर देखा जाए तो अपने भतीजे आकाश को जिम्मेदारी एक तरीके से सौंप दी गई है मायावती द्वारा। ऐसे में आने वाले चुनाव में बसपा कितना और कैसा किस तरीके का प्रदर्शन करेगी इस पर हर किसी की नजरें टिकी हुई है। तो जैसे कि हम आपको जानकारी दे रहे थे कि अब डमी कैंडिडेट्स की खैर नहीं, एक बार फिर से खास जानकारी आप तक पहुंचा दें कि भजनलाल सरकार डमी कैंडिडेट्स का इलाज करने जा रही है। DOIT और सीफेस ने मिलकर ऑथेंटिकेशन ऐप तैयार कर ली है। आसानी से परीक्षा केंद्र पर फर्जी डमी अभ्यर्थी को यह एप्लीकेशन पकड़ेगा। RPSC कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में इसका इस्तेमाल होगा। अब तक परीक्षा में डमी अभ्यर्थियों को पकड़ने का कोई फुल प्रूफ सिस्टम नहीं था, कोई भी फुल प्रूफ सिस्टम नहीं था और अब ये ऐप चेहरा, आंखों की पुतलियां तक मैच कर पाएगा। UIDAI के डेटा से जुड़ा है यह ऐप, तुरंत परीक्षा की जो परीक्षार्थी की जांच वो कर पाएगा।